स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस छोटे से चैनल अनपढ़ चैनल में। अनपढ़ चैनल से मैं भारत भूषण गहरोला और हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट और आज हमारा लेक्चर नंबर 27 ये कह लीजिए 27। ठीक है, अभी हम बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं और एक अच्छे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के माइंड में कंसेप्ट बिल्डअप का काम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हमने जो है सीरीज रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ से जो है हम लोग जो है हल्का हल्का जो है इस रेजोनेंस टर्म्स को समझ चुके थे। ये क्या रेजोनेंस टर्म्स होती थी हमारी, इस रेजोनेंस का मतलब होता क्या था। अगर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो वो बता दे कि हमारी जो है क्या होता था। अगर आपकी जो है एनर्जी स्टोर क्या करता है, आपका एनर्जी स्टोर कौन करता है, आपके दो कंपोनेंट होते हैं एल और सी, जो आपके सर्किट में क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं। ठीक है, अगर हमारी बात करें एल की, तो एल हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता था और कैपेसिटर जो है हमारा किस में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में एनर्जी स्टोर करता था। ठीक है, यहीं से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो जब क्या होता था, हमारा कैपेसिटर से जो है एनर्जी ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड की तरह और आपके इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरफ जो एनर्जी ट्रांसफर जब इक्वल हो जाता था तो हम उस कंडीशन को कहते थे हमारी जो है रेजोनेंस की कंडीशन अचीव हो गई है। ठीक है, सीरीज रेजोनेंस में जो है इसकी बहुत अच्छे से डेफिनेशन आपको लिखाई है, पूरी एकदम थ्योरी पार्ट जो है रेट ऑफ ट्रांसफर का बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो आई बटन पे आप उसको देख लीजिए अगर आप जो है पैरेलल रेजोनेंस सीधा सीधा देखने आ रहे हैं। ठीक है, पैरेलल रेजोनेंस से पहले कहीं आपके दिमाग में ये ना है कि यार सर ने तो अभी जो है आरएलसी पैरेलल सर्किट नहीं बनाया है, इसका फेजर मुझे नहीं आता है, मुझे एसी में समस्या होती है, दिक्कत होती है। तो बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे जो है इसका क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे बेसिक से फेजर बनाएंगे और जो है कंडीशंस को समझेंगे। ठीक है, पैरेलल रेजोनेंस में भी बच्चों का बहुत सारा डाउट्स रहता है। बहुत सारी बुक में जो है जो पैरेलल रेजोनेंस का जो सर्किट रहता है उस पर जो है इस तरीके का जो है रहता है और कई जगह पे जो है बहुत सारी बुक्स मैंने देखी तो वहाँ पे जो है आर और एल एक साथ रहता है और सी जो है अलग रहता है। ठीक है, तो जो है हम जो है यहाँ पे जो आपको बताएंगे, हम जो है यहाँ पे पैरेलल मतलब हो गया आर एल सी जो है तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, तीनों के तीनों जो है आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसे आप कह दीजिए आर, ये हो गया है आपका एल, ये हो गया है आपका सी। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पे पैरेलल सर्किट बन गया है। अब जो है यहाँ पे जो है ये इसके अक्रॉस जो है कोई ये वोल्टेज है वी। ठीक है, यहाँ से जो है मान लीजिए ये करंट जो है आई आर है जो इंडक्टर में फ्लो हो रही है, ये करंट जो है आई एल है, ये करंट जो है आई आर है जो रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है, ये करंट आई एल है जो आपकी इंडक्टर में फ्लो हो रही है और ये करंट है जो है आपकी कैपेसिटर में फ्लो हो रही है। ठीक है, और नेट जो है यहाँ से मान लीजिए ये आपकी जो है आई करंट फ्लो हो रही थी। ठीक है, तो हमने जो आपने सीरीज रेजोनेंस में देखा होगा, सीरीज रेजोनेंस में जो है हम वोल्टेज की टर्म्स में इक्वेशन लिखते थे और यहाँ पे जो है हम करंट की टर्म्स में इक्वेशन लिखते हैं। इसलिए जो है क्या कहते हैं, आपके पैरेलल रेजोनेंस को करंट रेजोनेंस भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बात करें आपके सीरीज रेजोनेंस को तो आप अपने सीरीज रेजोनेंस को जो है वोल्टेज रेजोनेंस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ से अगर आप इक्वेशन लिखें तो आपकी जो इक्वेशन हो जाएगी आई जो हो जाएगी वेक्टर सम में आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी। ठीक है, ये आपकी जो है वेक्टर सम में जो है इसकी इक्वेशंस हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगर आपको जो है इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना हो, इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए देखिए किसी भी फेजर डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो आपको सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो ज़रूरत होती है किसी रेफरेंस की। ठीक है, बिना रेफरेंस के आप जो है फेजर डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, वो रेफरेंस लेना आपकी मर्जी है। ठीक है, जनरली होता क्या है, जैसे मैं इस केस में मैं बात करूं तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए जो है जो रेफरेंस जो है ये इस वोल्टेज को जो है मैं रेफरेंस ले लेता हूं। ठीक है, मैं इस वोल्टेज को ही रेफरेंस क्यों लेता हूं, ऐसा सवाल जो है आपके दिमाग में आ सकता है। तो मैं इसलिए ले सकता हूं क्योंकि यहाँ पे जो है इससे बनाना मेरे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि वही वोल्टेज इसके अक्रॉस आएगा, वही इसके अक्रॉस आएगा, वही क्रॉस इसके अक्रॉस आएगा, तो तीनों जो कंपोनेंट यहाँ पे जो कनेक्टेड है आर एल सी, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आने वाला है वो सेम आने वाला है। ठीक है, चलिए
तो यहाँ से अगर हम बात करें इसके फेजर डायग्राम की, तो इसका फेजर डायग्राम जो है अभी मैं पैरेलल रेजोनेंस का नहीं बना रहा हूं, सिंपल RLC पैरेलल सर्किट है उसका बना रहा हूं, ठीक है। तो देखिए आपको सबसे पहले जो आपने जो रेफरेंस लिया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको उस रेफरेंस को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आपने मुझसे कहा कि आपने जो है इस V को आपने क्या लिया है, इस V को आपने जो है रेफरेंस लिया है, ठीक है। चलिए अब आप देखिए यहां से, तो आपको क्या करना है, आपको जो फेजर जो अल्टीमेटली जो आपको लास्ट में रिजल्ट लाना है वो आपको V और I, इस I के बीच में आपको लाना है, ठीक है। इसको भी फेजर में लिख लीजिए, ज़्यादा सही है, ठीक है। अल्टीमेटली जो आप सर्किट के बारे में कमेंट करोगे वो आप इस नेट वोल्टेज और इस नेट करंट को देख के ही आप सर्किट के में कमेंट करोगे कि सर्किट क्या है, लीडिंग है, लैगिंग है, कैसा है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आप जो है इस V और I को देख के ही आप कमेंट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब यहां से अगर बात करें इसकी, पर्टिकुलर इसकी, तो इसके अक्रॉस ये वोल्टेज है V और इसके अक्रॉस ये करंट है R। तो आपको पता है रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट जो है आपकी सेम फेज में होती है, मतलब ये V है तो आपका जो है IR भी जो है यहीं कहीं होगा, ठीक है। अब किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, ये इस R की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर R की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो IR कम आएगी ना VR से, तो इसलिए मैंने नीचे ड्रॉ किया है, ठीक है। कहीं ये ना कह दो कि ये पीछे क्यों लिया, आप इसे आगे भी ले सकते हैं, आप इसे बिल्कुल यहाँ पे भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। इस IR की जो वैल्यू डिपेंड करने वाली है वो इस R पे डिपेंड करने वाली है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं IL की। तो आपको पता है अगर ये आपका कोई वोल्टेज है V, तो उससे जो है आपकी जो करंट होती है वो 90 डिग्री आपकी लैग करती है आइडियल इंडक्टर के लिए, ठीक है। तो आइडियल इंडक्टर में आपकी करंट जो है 90 डिग्री लैग करती है। किससे लैग करती है, आपके उस वोल्टेज से जो उसका क्रॉस वोल्टेज होता है। इस केस में उसका क्रॉस वोल्टेज V है, या आप इसे क्या कह सकते हो, इसका क्रॉस वोल्टेज इस समय पे V है, ठीक है। अब देखिए आप, अब उसको आप कहाँ पे ड्रॉ करोगे, क्योंकि वेक्टर सम का रूल होता है कि ये IR के साथ जो है IL ऐड हो रहा है, ठीक है। तो IL कहाँ से ऐड होगा, उस वेक्टर की नोक से ही ऐड होता है, ठीक है। ये वेक्टर सम में क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब 11th में जस्ट आप एलिमेंट्री फिजिक्स में जाते हैं तो वहां पे जो है बताया जाता है, ठीक है। तो अब आप बताइए मुझे, तो मैं IL किस तरफ ड्रॉ करूंगा, चलिए बताइए बताइए बताइए, ऊपर होगा या नीचे होगा। इस VL से आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आपका जो है ये IR थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फिगर में आएगा तो आप जो है कहीं परेशान हो जाओगे। तो यहाँ से जो है ये मैंने जो है नीचे लिख दिया है, ये लिख दिया है मैंने IL, ठीक है। अब इस IL का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा आपका, वो डिपेंड करेगा आपका J इस L की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वो फिलहाल अभी मेरे लिए मैटर नहीं है, ठीक है, उसको फिलहाल छोड़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस IC की। तो आपको जो है कैपेसिटर के केस में पता है, ठीक है। फेजर को मैं इतना तरीके से बार बार क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि फेजर आपके बहुत काम आगे आने वाला है। आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तब माने जाएंगे, बहुत अच्छे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अगर आपको जो है फेजर में मस्त तरीके से, अगर आपको फेजर बनाना आता है, चीज़ों की कंसेप्चुअल क्लियरिटी होती है, ठीक है। तो फेजर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आते रहेगा, क्योंकि हमने जब मशीन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर का फेजर बनाना है। अगर आपको यहाँ डाउट रह गया तो फिर वहाँ पक्का डाउट रहने वाला है, इसलिए धीरे धीरे से समझिए, ठीक है। अब बात करें इस कैपेसिटर के क्रॉस, ये वोल्टेज है, ठीक है, और ये करंट है। आपको पता है आपके कैपेसिटर में करंट लीड करती है, ठीक है। करंट लीड करती है मतलब ये अगर आपका IC है तो आपका जो है VC वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो है ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं आपको क्या करवाना है, आपको इस V से करंट को 90 डिग्री लीड करवाना है। इससे 90 डिग्री लीड कराना है, मतलब इससे आपको जो है कैसे जाना है, इससे आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से जो है हम जो है 90 डिग्री जो है चले गए हैं ऊपर की तरफ, ये हो गई है आपकी IC, ठीक है।
चलिए अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से इस महाभारत को जो है मैं मिटा दे रहा हूँ। आपको जो है इस V और इस I को निकालना है, ठीक है। ये नेट करंट जो है इन तीनों का सम है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे IL और IC के बीच जंग होगी। किस चीज़ की जंग होगी, वर्चस्व की लड़ाई होगी। कैसे लड़ाई होगी, अगर आपका IC कहेगा मैं जो है मैग्नीट्यूड में, ठीक है, मेरा मैग्नीट्यूड जो है IL से ज़्यादा है, तो आप इसका नेट रिजल्टेंट किस तरफ जाएगा। आप देखिए, एक खींच रहा है 3 पावर से, इधर खींच रहा है 2 पावर से, तो अल्टीमेटली जाएगा किधर, डाइवर्ट तो हो जाएगा बंदा 3 वाले की तरफ, भले ही कितना हो जाएगा, 1 पावर से इधर हो पाएगा, ठीक है। मैं बिल्कुल कॉमन मैन की टर्म्स में आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इस केस में आपका जो है IC जो है क्या हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। और नेट रिजल्टेंट अगर हम बात करें इस समय पे, तो क्या हो जाएगा, नेट रिजल्टेंट जो है इस तरफ कहीं पे आएगा। वो कितना आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कुछ आपका, मैं मान लेता हूँ आपका जो है नेट रिजल्टेंट जो है वो यहाँ आने वाला है। ये नेट रिजल्टेंट क्या है, ये है आपका IC माइनस IL, ठीक है। मैग्नीट्यूड की टर्म्स में मैंने कहा है इसे। तो अगर आप देखें तो आपकी नेट करंट क्या हो गई, ये प्लस ये, तो आपका जो है ये आ गया है क्या, ये आ गई है आपकी I, ये हो गया है उनके बीच फाई का एंगल, ठीक है। तो इस केस में आप देख रहे हैं ये करंट आपकी इस वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रही है। तो सर्किट आपका कैसा हो जाएगा, लीडिंग मतलब कैपेसिटिव नेचर का जो है आपका इस समय पे सर्किट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये कैपेसिटिव नेचर का क्यों हुआ, क्योंकि आपका IC का मैग्नीट्यूड जो है IL से ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अभी जो है मैं दूसरा केस जो देखूंगा, दूसरा केस मैं कह रहा हूं क्योंकि मुझे तो आपको सारी पॉसिबिलिटी बतानी है। अगर IL का मैग्नीट्यूड जो है IC से ज़्यादा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए होगा क्या, अगर फेजर की बात करें, IL और IC हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, ठीक है। क्यों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, हमको फेजर में ये दिख रहा है, ठीक है। हमेशा दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब अगर हम यहां से देखें तो आप क्या कहोगे, इस केस के लिए जो है फेजर बनाने के लिए मैं इस चीज को जो है इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। आलसी बच्चों, अब आपको जो है इसका बिल्कुल नया फेजर बनाना है आपको बुक में, ठीक है। आप दोबारा से जो है चीज़ों को विजुलाइज करेंगे और दोबारा से बनाएंगे, सर की तरह नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैंने कहा आपका IL का मैग्नीट्यूड जो है IC के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो केस जो है आपका यहाँ कहीं पे जो है वो आपका जो है IL माइनस IC जो है मैग्नीट्यूड में यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें अब यहाँ पे, तो ये जो है इस तरफ पे जो है आपकी नेट करंट आएगी, वो हो जाएगी आपकी I, और ये हो जाएगा इनके बीच का फेज एंगल फाई, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस केस में क्या कर रही है, आपकी करंट जो है लैग कर रही है, ठीक है। करंट लैग कर रही है, तो आप कह सकते हैं आपका सर्किट जो है इस समय इंडक्टिव नेचर का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सर्किट जो है इस समय इंडक्टिव नेचर का आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि करंट लैग कर रही है, ठीक है। तो इसलिए कोई RLC सीरीज सर्किट हो, पैरेलल सर्किट हो, अगर दिमाग में फेजर बनाना अच्छे तरीके से आता है तो कुछ डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो चीज़ों को धीरे धीरे समझिए, स्लोली समझिए, हमें तेज नहीं भागना है, हमें चीज़ों को समझना है, ठीक है। जब एक बार कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ जाएगी फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप जो है आंख बंद करके फेजर बना दोगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये पूरी राम कहानी हो गई है ख़त्म। इस राम कहानी को जो है मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अभी अब बात करते हैं हम अपने सीरीज रेजोनेंस की, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और अभी हम बात करने वाले हैं पैरेलल रेजोनेंस की, ठीक है। चलिए अभी तक जो है आपको इम्पीडेंस के बारे में तो बताया था। इम्पीडेंस का आपको पता था Z = R + JX आप कहते थे। ये हो गया है आपका, क्या कहते थे इसे, इम्पीडेंस। ये हो गया है आपका रेजिस्टेंस, ये हो गया है आपका रिएक्टेंस।
रिएक्टेंस, ठीक है। ये तो हो गया है आपका इसके बारे में, ठीक है। चूंकि ये आपका ज़्यादा यूजफुल हो जाता था सीरीज सर्किट में। सीरीज सर्किट में आप क्या करते थे, आप इसको सीधा सीधा जोड़ देते थे, मगर यहाँ पे पैरेलल सर्किट है तो पैरेलल में तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो उससे अच्छा जो है मैं नया कंसेप्ट लाता हूँ यहाँ पे, मेरे को क्या करना पड़े, डायरेक्ट तीनों को जोड़ना पड़े, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया काम का है। तो उसे मैं बोलता हूँ एडमिटेंस, ठीक है। ये एडमिटेंस जो होता है मेरा कंडक्टेंस प्लस जे एस या जे बी भी इसे बहुत सारे लोग लिखते हैं, ठीक है। तो आप एस लिख लीजिए या बी लिख लीजिए। जनरली जो है मैं बुक्स में जो इसको देखा हूँ वो बी की फॉर्म में देखा हूँ, ठीक है। तो ये आपका जो है वाई जो हो गया है, ये हो गया है आपका एडमिटेंस, ठीक है। और इस एडमिटेंस की यूनिट क्या होगी, इस एडमिटेंस की यूनिट होगी, अगर आपके जेड की यूनिट होती थी ओम, तो आपने क्या कर दिया, देखिए चमत्कार देखिए जरा थोड़ा सा, इसको आप लिखते थे ओ एच एम। तो आपको अगर किसी ने पूछा कि आपके y की यूनिट क्या होगी, y जो है आपका 1/z होता है, ये इम्पिडेंस का उल्टा होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके यूनिट की तो क्या होगी, इसके 1/ओम, ओम का हो गया है उल्टा, तो ये हो गया है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया है इसका मात्रक, इसको बोलते हैं मो, ठीक है। इसको भी कर दीजिए उल्टा, ये हो गया है MHO, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए एडमिटेंस की यूनिट क्या होती है, 1/ओम होती है, या आप इसे कैसे कह सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं मो। और इसके अलावा इसकी जो यूनिट होती है सीमेंस, ठीक है, ये भी जो है इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो अगर अब बात करें जी के बारे में, तो आपका जी हो जाता है 1/r। और अगर हम बात करें बी के बारे में, जिसे जो है डिनोट करते हैं ससेप्टेंस से एस, ठीक है, आपका ससेप्टेंस जो है ये उल्टा होता है 1/ आपके किसके, 1/x के, ठीक है। रिएक्टेंस का उल्टा जो है आपका ससेप्टेंस होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हल्का सा कंसेप्ट जो है इन सब का थोड़ा सा आया। अब यहाँ पे जो है आपको क्या निकालना है, इस सर्किट का जो है एडमिटेंस आपको निकालना है। तो इस सर्किट का एडमिटेंस निकालने के लिए आपने कर दिया है y इज इक्वल टू, वो हो गया है आपका 1/r प्लस, ठीक है। एल वाला जो हो जाएगा, अगर मान ले ओमेगा जो है आप जो निकाल रहे हो किस फ्रिक्वेंसी पे निकाल रहे हो, हम निकाल रहे हैं ओमेगा फ्रिक्वेंसी पे, ठीक है। तो ये हो गया है 1/j ओमेगा एल, ठीक है। और बात करें किसकी, सी वाले की, तो ये हो गया है प्लस जे ओमेगा सी, ठीक है। तो यहाँ से जो है अब आप क्या करेंगे, हम जो है इसको ऐड करने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से फ्रेमिंग करने की कोशिश करेंगे। तो इस जे को अगर मुझे ऊपर ले जाना है तो मैं क्या करूँगा, जे से जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आप देखेंगे आपका y इक्वल टू हो जाएगा 1/r माइनस जे ओमेगा एल प्लस जे ओमेगा सी, ठीक है। चलिए, इसकी जो है थोड़ा यहाँ पे जो है हम अच्छे तरीके से जो है क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके अच्छे तरीके से फ्रेमिंग करते हैं, ठीक है। तो 1/r प्लस आपने j को ले लिया है कॉमन, तो आपका हो गया है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल, ठीक है। चलिए, यहाँ तक जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए, हम जो है रेजोनेंस पढ़ रहे हैं, रेजोनेंस में अभी हम पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं पैरेलल रेजोनेंस, और इससे पहले हमने पढ़ा था सीरीज रेजोनेंस, ठीक है। तो जो हमारा जो मेन कंसेप्ट होता था किसी भी सर्किट में रेजोनेंस के बारे में अगर हम बात करें, तो किसी भी सर्किट का जो रेजोनेंस तब होता था जब उस सर्किट का जो है इमेजनरी पार्ट जो है क्या हो जाए, ये पार्ट जो है जीरो हो जाए। इसे भी क्या कहते हैं आप, इसे भी रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। जब सर्किट का जो है इम्पीडेंस में या आपका एडमिटेंस में उसका इमेजनरी पार्ट जीरो हो जाए, तो वो जो कंडीशन आती है उस कंडीशन को आप जो है रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट जो है मुझे जीरो करना है, ठीक है। तो ओमेगा की जो है मैं यहाँ से आसानी से वैल्यू निकाल सकता हूँ। ओमेगा की जो वैल्यू यहाँ से आएगी वही वैल्यू जो है मेरी क्या हो जाएगी, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। हर केस में अलग अलग हो सकती है। पैरेलल रेजोनेंस में देखते हैं क्या आती है, सीरीज रेजोनेंस में हमने लास्ट में निकाला था ये, ठीक है। तो अब जो है
इस महाभारत को जो हमने जो यहाँ पे जो लिखा है, इस सब चीज़ को जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए अब मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसको जो है आपने नोट कर लिया है, आप इसे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर का आज फिर दोबारा से बोर्ड छोटा हो गया है। हाँ, बोर्ड कुछ समय के लिए छोटा हो गया है, सिचुएशन ऐसी बन गई थी, 1-2 दिन में जो है फिर से हमारा बड़ा वाला बोर्ड आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जो है मुझे आप लोगों की स्टडी को कंटिन्यू रखना है, तो इसलिए जो है आज ये सिचुएशन यहाँ पे अराइज हुई है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से जो है मैंने इसे मिटा दिया है, ठीक है। तो लास्ट में जो है इमेजनरी पार्ट को 0 रखना है, इमेजनरी पार्ट को 0 रखना है। तो आपका जो है क्या आया था, आपका आया था ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो आपका जो है ओमेगा स्क्वायर आ गया है 1/LC, ठीक है। अब ये कैसे आया, कहीं इस पर भी डाउट मत करना, ये माइनस का यहाँ चला गया, प्लस हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, मैंने नीचे डाल दिया है, ठीक है। तो जब आप इसको आगे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आप जो है ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएगी 1/√LC, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई है आपकी, ये आपकी जो है ओमेगा की वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये किस में आई है आपकी, ये आई है आपकी रेडियन पर सेकंड में, ठीक है। अगर आपसे जो है कोई हर्ट्ज में पूछता है तो आप क्या करोगे, एफ की जगह जो है ओमेगा इज इक्वल टू रख दोगे आप कितना 2πf, तो यहाँ से f हो गया है 1/2π√LC, ठीक है। किसकी आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई है, किसके, पैरेलल रेजोनेंस के केस में। अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो सेम यही फ्रीक्वेंसी जो है आपकी सीरीज रेजोनेंस में आई थी, ठीक है। चलिए, यहाँ से ये सब चीज़ें हो गई हैं। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये आपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल दी है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम थोड़ा सा जो है जो हमने एडमिटेंस निकाला था, अगर आप जो है हल्का सा उसके एक्सप्रेशन को देखें तो y इज इक्वल टू था आपका 1/r प्लस जे ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल, ठीक है। यहाँ पे इमेजनरी पार्ट जो है आपने कह दिया था 0, इस सी को जो है थोड़ा अच्छी तरीके से बना देते हैं, कहीं सी को ही पता चला एल समझने लग गए आप लोग, ठीक है। ये जब पार्ट हो जाता है 0, आपने कहा रेजोनेंस के केस में, ठीक है। कोई भी रेजोनेंस हो, कंसेप्ट क्या लगाना है, इमेजनरी पार्ट को कर दीजिए 0, ठीक है। तो यहाँ से जो आप देख रहे हैं इसका जो एडमिटेंस आ रहा है वो आ रहा है 1/r, या कह दीजिए इसे G, ठीक है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं पैरेलल रेजोनेंस के केस में जो आपका एडमिटेंस आ रहा है वो आ रहा है y, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं आप यहाँ से, जो ये आपका y है इसकी वैल्यू क्या है, मिनिमम है, ठीक है। तो अगर आपका y की वैल्यू मिनिमम है तो आपको पता है आपका इम्पीडेंस आपके जो है एडमिटेंस के उल्टा होता है। तो आप यहाँ से कह सकते हो जब आपकी y की वैल्यू मिनिमम है तो आपके जो है z की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो जब आपके इस सर्किट में z की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो आपकी, अगर हम बात करें करंट की, तो करंट की वैल्यू क्या होगी आपकी, करंट की वैल्यू जो है आपकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी V/R, या और आप इसको कह सकते हैं V/Z, ठीक है। ये पहले कहेंगे, इमेजनरी पार्ट 0 हो गया, फिर ये बाद में आएगा, ठीक है। चलिए, कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ इसको मिटा देते हैं, ये V/Z, तो फिर हो जा रहा है V/R, ये हो जा रही है आपकी क्या, करंट की वैल्यू हो जा रही है आपकी मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ से एक और चीज़ इसको कहते हैं, इस सर्किट को, इस सर्किट में करंट की वैल्यू मिनिमम हो जाती है पैरेलल रीजन्स में, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको रिजेक्टर सर्किट भी बोलते हैं। क्यों रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं, क्योंकि जेड की वैल्यू ज़्यादा होने के कारण करंट की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए इसे आप जो है रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें सीरीज रेजोनेंस के केस में, वहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होती थी, वहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती थी, इसलिए उसे एक्सेप्टर सर्किट बोलते थे, ठीक है। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारा रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी और ये सब चीज़ें आ गई हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा जो है इस कंसेप्ट को जो है यहाँ से समझेंगे, ठीक है। साथ में इस पॉइंट को भी जो है आप थोड़ा सा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल
ये आपका 0 होता था, इसको भी थोड़ा सा जो है बगल में लिख के लेते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम पैरेलल रेजोनेंस के बारे में हमने जो जो चीज़ें पढ़ी उन चीज़ों को फटाफट लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या सबसे पहली चीज़ आपने पढ़ी, आपका पैरेलल रेजोनेंस में जो आपकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 1/√LC, ये वाली होती है आपकी रेडियन पर सेकेंड में। अगर आप इसे जो है हर्ट्ज में लिखेंगे तो ये हो गई आपकी 1/2π√LC, ठीक है। चलिए ये हो गई है आपकी पहली चीज़। पैरेलल रेजोनेंस के बारे में आप बात करें तो आपका जो है क्या कहते हैं, एडमिटेंस की वैल्यू क्या होती है, आपका एडमिटेंस मिनिमम होता है, ठीक है। तो अगर आपका एडमिटेंस मिनिमम होगा तो आपका जेड क्या होगा, आपका इम्पिडेंस मैक्सिमम होगा, ठीक है। और वो होगा कितना, आपका इम्पिडेंस मैक्सिमम होगा और उस जेड की वैल्यू क्या होगी, उस जेड की वैल्यू आर होगी। मतलब एडमिटेंस आपका मिनिमम होगा, इम्पिडेंस मैक्सिमम होगा और जेड की वैल्यू आर होगी। तो आप क्या कह सकते हैं, वो आपका प्योरली रजिस्टिव होगा, ठीक है। अब जो है अगर वो आपका प्योरली रजिस्टिव कोई सर्किट होता है तो उसमें जो V और I जो होगी, अप्लाइड वोल्टेज और जो करंट फ्लो होगी, V और I के बीच जो है कितने डिग्री का फेज एंगल होगा, प्योरली रजिस्टिव के केस में जो आपका V और I के बीच का जो फेज एंगल होता है वो होता है आपका 0 डिग्री। तो आपका जो है पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर हो जाएगा cos फाई, cos 0 बोले तो 1। तो आपका जो है पैरेलल रेजोनेंस में भी यूनिटी पावर फैक्टर होता है, जैसा आपने सीरीज रेजोनेंस में भी देखा था, ठीक है। चलिए और जो है और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से आ रही है, आपकी करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू जो है आपकी मिनिमम होगी। करंट की वैल्यू मिनिमम क्यों होगी, क्योंकि V तो आपका है ही, जेड की वैल्यू जो है आपकी मैक्सिमम है, ठीक है। तो आपके पैरेलल रेजोनेंस में करंट की वैल्यू मिनिमम होती है। डायरेक्ट जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, इन पॉइंट से ही डायरेक्ट जो है क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए और ये सब चीज़ें हो गई हैं। अब जो है थोड़ा सा एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी हम जो है थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें आपकी जो है, ये आपकी जो है ओमेगा नॉट को मैंने कहा ये आपकी जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अगर आपकी कोई फ्रीक्वेंसी मैंने कहा वो फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो है वो आपकी जो क्या है, वो आपकी ओमेगा नॉट से कम है, ठीक है। तो वो आपकी अगर ओमेगा नॉट से कम होगी तो यहाँ पे ज़रा देखिए, ठीक है, वो कम है। अगर वो कम रहेगी तो आप बताइए किसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, वो कम है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपकी कोई फ्रीक्वेंसी दी हुई है और वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है पैरेलल रेजोनेंस के केस में, तो आपका सर्किट क्या हो जाएगा, आपका सर्किट जो है किस नेचर का हो जाएगा, इंडक्टिव नेचर का हो जाएगा, ठीक है। इंडक्टिव नेचर का होने का मतलब करंट आपकी लैग करेगी, ठीक है। चलिए अगर आपकी जो ये फ्रीक्वेंसी आपने कोई अज्यूम करी है वो आपकी ग्रेटर देन है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अगर वो आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आप देखेंगे आपका ओमेगा सी की वैल्यू ज़्यादा होगी और ये वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ टर्म आएगी तो आपका जो सर्किट उस केस में हो जाएगा वो आपका सर्किट जो है कैपेसिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी जो है डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से पूछने के लिए, ठीक है। तो इस केस में आपकी क्या करेगी, इस केस में जो है आपकी करंट लीड करेगी और इस केस में आपकी करंट लैग करेगी, ठीक है। और अगर आपका ये हो जाए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट हो जाए रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी और वो फ्रिक्वेंसी आपस में आपकी जो है अगर मैच हो जाएं तो आपका सर्किट कैसा हो जाएगा, आपका सर्किट जो है प्योरली रजिस्टिव हो जाएगा और करंट और वोल्टेज क्या हो जाएंगे आपके, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पे हल्का हल्का सा जो है आपको अब आइडिया आ चुका है कि आपका पैरेलल रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है एक थोड़ा सा दोबारा से फेजर डायग्राम बनाऊंगा ताकि जो है आपको फेजर डायग्राम जो है थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्लास की स्टार्टिंग में जो फेजर डायग्राम बनाया था वो आपका पैरेलल आरएलसी सर्किट के बारे में कंसेप्ट बिल्डअप के लिए बनाया था, और वैसा ही सर्किट जो है अभी फिर दोबारा बनेगा। तो आपको जो है अच्छे तरीके से जो है इस समय पे जो है क्या हो जाएगा, वो रिकॉल भी होगा, और साथ में जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी आने वाली है वो भी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। जो रेजोनेंस की सर्किट के केस में आपकी होती थी, ये हो गई है आपकी आई आर, ये हो गई है आई एल, ये हो गई है आपकी आई सी, ठीक है। चलिए यहाँ से जो है ये है आर, ये है एल, ये है सी, ठीक है। तो आप कहते थे वेक्टर सम ऑफ आई आर एल आई एल आई आर आई एल और आई सी, ठीक है। चूंकि रेजोनेंस के केस में ये दोनों आपके क्या हो जाते थे, ये दोनों सेम हो जाते थे, तो आपका जो है क्या हो जाता था, आई एल और आई सी का मैग्नीट्यूड जो है आपका सेम हो जाता था, ठीक है। तो इस समय पे जो हम फेजर बनाएंगे उस समय पे आपका जो है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ से भी ये क्वेश्चन भी बनता है, आई और आई एल सी का मैग्नीट्यूड तो सेम हो जाता है, वो दोनों में आपस में कितने डिग्री फेज अपार्ट होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बारे में भी थोड़ा बाद में समझेंगे। इस वी को आपने रेफरेंस ले लिया है, तो आपने कह दिया है ये v एट एन एंगल 0, ठीक है। अभी मैं रेफरेंस लेने वाली टेक्निक से आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपने रेफरेंस लिया है, ये आई आर भी आपकी जो है वी आर के फेज में होगी, ये हो गई है आई आर एट एन एंगल 0, ठीक है। अगर आप बात करें इस आई एल की, करंट जो है आपकी उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उससे लैग करती है, उससे कितना लैग करती है, उससे 90 डिग्री लैग करती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ, इसको जो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आई आर एट एन एंगल 0, और ये आ गई है आपकी क्या आई एल, और ये आई एल भी जो हो गई है आपकी कितना डिग्री एंगल बना रही है, ये वी के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो आई एल माइनस 90 जो है माइनस 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। क्योंकि आप जा रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जो है एंगल होता है नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं एंगल होता है पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर बात करें आईसी की, आईसी जो है इससे लीड करेगी, और ये जो है आपका हो जाएगा आई सी एट एन एंगल 90, ठीक है, चूंकि ये एंगल है 90, ठीक है। अब आपको कहा है इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, मतलब आपका जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो आपका V और ऐसा आएगा, वही करंट आपकी आई आर होगी, वही करंट जो है आपकी आई होगी, दोनों आपस में जो है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है अच्छी चीज़, आप एक और चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे निकल के आ रही है, क्या निकल के आ रही है, आई एल और आई सी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, और दोनों आपस में कितने डिग्री के डिफरेंस में होते हैं, दोनों आपस में जो है 180 डिग्री अपार्ट होते हैं, ठीक है। लिख लीजिए आई एल और आई सी इज इक्वल, बट क्या होते हैं, ये आउट ऑफ फेज होते हैं, कितने डिग्री। अगर आप डायरेक्ट जो इसे यहाँ जे की फॉर्म में भी लिखना चाहें तो आपको पता है 1 एट एन एंगल 90 को आप क्या लिख लेते हैं, जे लिख लेते हैं। तो यहाँ से आप के लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप जे आई सी, और इसे आप लिखना चाहें तो हो जाएगा माइनस जे आई एल, ठीक है। तो यहाँ से हल्का हल्का इसे भी समझिए, जैसे जैसे इसकी प्रॉब्लम्स आएंगी तो फिर आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो रेजोनेंस के बारे में जो जो इम्पॉर्टेंट सिंगल जो है एक एक मार्क्स के जो न्यूमेरिकल बन सकते थे, और एक एक मार्क्स के जो है डायरेक्ट जो है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते थे, वो आपको जो है यहाँ पे अब करवा दी हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी भी जो है हम थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस लिखेंगे, पहले सीरीज पैरेलल रेजोनेंस को हम समझेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है मैंने मिटा दिया है, ठीक है। चूंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए आपको जो है
एस डोमेन में जाना पड़ेगा। ठीक है, एस डोमेन में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन अभी भी है, तो कुछ नहीं होता है, आपका जो एस डोमेन होती है उसे बोलते हैं सिग्मा प्लस जे ओमेगा। एस डोमेन भी आपकी जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन ही होती है, बस इसमें थोड़ा सा ओमेगा के कंपैरिजन में वो करना आसान होता है। ठीक है, अगर आप धीरे धीरे जैसे एडवांस स्टडी की तरफ जाएंगे तो इसमें जो ट्रांसफॉर्म होता है उसे फोरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं, और एस डोमेन में जो ट्रांसफर होता है उसे लाप्लास ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल वो आपके मतलब क्या कहें कि भी आपको यूजलेस है आपके लिए, यहाँ पे केवल कंसेप्ट समझाने के लिए जो है उसका थोड़ा सा यहाँ पे यूज किया है, तो वो जो है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए आपने जो है यहाँ पे फटाफट जो है ये कंपोनेंट कर दिए हैं। यहाँ से जो है आपने कहा ये आपका जो है Vs सप्लाई वोल्टेज है और Is जो है यहाँ से आपकी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया है आपका R, ये हो गया है आपका L का क्या हो जाएगा SL, और ये हो जाएगा आपका 1/CS। क्या करना है, j ओमेगा की जगह जो है आपको केवल क्या कर देना है, S पुट कर देना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपको इतना तो पता है कि आपका Is जो होगा वो आपके IR पे करंट S डोमेन में, प्लस आपके IL पे करंट S डोमेन में, और आपके IC में करंट S डोमेन में। ठीक है, अब ये कन्फ्यूजन मत हो जाना कि आपने तो अभी मार्किंग नहीं दे रही है। हाँ, नहीं करी है मैंने मार्किंग अभी। ये है आपकी IR, ये है आपकी IL, और ये है आपकी IC। ठीक है, बहुत सारे लड़कों को कन्फ्यूजन होता है, सर जो है कई बार बोलते हैं बोर्ड पे दिखते नहीं है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप अपना नोट्स एक जो है मेरे आपसे निवेदन है, नोट्स जो है आप थोड़ा अच्छे तरीके से बनाया कीजिए। बहुत स्लोली मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है मुझे ही देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे फैकल्टीज आप किसी से भी देख सकते हैं। हमारा मेन मोटिव ये है कि आपका एग्जाम निकलना चाहिए, आपको जो है कंसेप्चुअल क्लियरिटी आनी चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर आपको जो है लगता है कि हम थोड़ा सा अच्छा पढ़ा रहे हैं, कुछ एफर्ट आप लोगों के लिए दे रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक जरूर कीजिएगा, और हो सकता है तो कमेंट भी कीजिएगा। हमें जो है उससे क्या आता है, और मोटिवेशन आता है, और एनर्जी आती है, और एनर्जी के साथ जो हम लोग आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है फटाफट लिख सकते हैं, Is हो गया है आपकी, इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, Vs/R। ठीक है, प्लस IL की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी Vs/SL, और आपकी जो है IC की वैल्यू हो जाएगी Vs 1/CS, तो ये हो गया है CS। ठीक है, अब आप जो है देखिए, आप निकालते क्या थे, आपको निकालना है रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन। ठीक है, जो चीज़ मैं निकालना चाह रहा हूँ वो निकालना चाह रहा हूँ मैं रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन। ठीक है, जो मैं निकालना चाह रहा हूँ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखने के लिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने जो है Is लिया, Vs को ले लिया है आपने कॉमन 1/R प्लस 1/SL प्लस CS। ठीक है, इस तरीके से जो है आपने फटाफट लिख लिया है। ठीक है, यहाँ से आपको जो है कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, और वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आपको चाहिए वो चाहिए आपको S² 2ζ ओमेगा NS प्लस ओमेगा N² की फॉर्म में जो है आपको इस तरीके की वो जो है इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो आप जो है इसको क्या करेंगे, पहले हर समान करेंगे, और इस तरीके से जो है इसकी आप क्या करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे कि जब आप जो है इस फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे तो आपकी जो इक्वेशन आएगी S² SRC प्लस 1/LC। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आएगी आपके किसकी, ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पैरेलल रेजोनेंस की। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जो है हम थोड़ा सा जो है यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे भी डील करते हैं। ठीक है, फटाफट से जो है आपकी वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं, वो हो जाती है आपकी S² SRC प्लस 1/LC इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई है आपकी किसकी, ये आपकी पैरेलल रेजोनेंस की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो इसे आप किससे कंपेयर करोगे, S² 2ζ ओमेगा N प्लस ओमेगा N²। ठीक है, इज इक्वल टू 0 से आप इसका कंपैरिजन करोगे तो यहाँ से भी आप देखोगे आपकी जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है वो आ गई है 1/LC।
एल सी, ठीक है। और अगर आप बात करें 2 जीटा ओमेगा एन होता है आपका बैंड विड्थ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से बात करें इस सर्किट में बैंड विड्थ, या आप इसे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ओमेगा भी आप इसे लिख सकते हैं। तो आपका डेल्टा ओमेगा होता है इस सर्किट के केस में 1/RC, ठीक है। अभी जो है हम लास्ट में जब समराइज करेंगे तो सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस की एक टेबल बनाएंगे और वहाँ पे जो है उसको समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है एक फैक्टर होता है क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर होता है आपका रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गए आपकी 1/C और यहाँ से हो गई है RC। तो आपकी जो है क्यू फैक्टर जो आ गया है इस केस में R√C/L, ठीक है। और यहाँ से बहुत सारे बच्चों को जो है, जब मैंने पिछली क्लास में क्यू फैक्टर बताया, क्वालिटी फैक्टर बताया, तो क्वालिटी फैक्टर के बारे में कन्फ्यूजन होने लगा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है इस क्लास में क्वालिटी फैक्टर को जो है अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ठीक है। आपका क्वालिटी फैक्टर का मतलब होता है, अगर आप बात कर रहे हैं पैरेलल रेजोनेंस में, तो उसका मतलब होता है आपकी इंडक्टर में करंट और आपकी करंट एट रेजोनेंस, ठीक है, आई एट रेजोनेंस, ठीक है। ये आप जो है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी आप निकालेंगे तो यही आपका आने वाला है, ठीक है। और अगर आप बात करें क्वालिटी फैक्टर आपका सीरीज रेजोनेंस के केस में, तो सीरीज रेजोनेंस के केस में आपका हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और टोटल वोल्टेज, ठीक है। तो क्यू फैक्टर ये होता है, सीरीज रेजोनेंस के लिए ये यूज करते हैं, पैरेलल रेजोनेंस के लिए ये यूज करते हैं। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे निकाल लिया है, अगर आप इसे निकालोगे तो ये तब भी वैसा ही आएगा, ठीक है। चलिए, आप लोगों को डाउट ना हो तो मैं जो है क्या करता हूँ, क्वालिटी फैक्टर को जो है इसके केस के लिए निकालता हूँ, ठीक है। तो आप बताइए आपकी उस इंडक्टर के अक्रॉस करंट क्या होगी, आपका उस इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट होगी वो हो जाएगी आपकी V/J को रख लीजिए, J के टर्म्स में, चलो मैं नहीं लिख रहा हूँ इस टाइम पे, V/ω/L। और आपकी जो करंट जो हो जाएगी वो हो जाएगी डायरेक्ट आपकी V/R, ठीक है। तो जो चीज़ें जिससे गायब हो जा रही हैं, ये आप क्यू फैक्टर निकाल रहे हैं, इसको थोड़ा सा बिल्कुल अलग ही यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो जो गायब हो जाएंगे उसके गायब कर दीजिए और आपका हो गया है क्या, आपका हो गया है R/ω/L, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, ओमेगा की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, ओमेगा की वैल्यू जो है आपकी रेजोनेंस के केस में आई थी 1/√LC। आप जो है क्या कर दीजिए, उस वैल्यू को पुट कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा, आएगा इधर L/C और ये हो गया है L, तो R√C/L, ठीक है। ये यहाँ से भी आपका ऐसे भी आ गया है, ठीक है। तो अगर आपको क्यू फैक्टर में कंफ्यूजन हो रहा है इस फॉर्मूले से कि आपका जो है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ होता है, तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी कह सकते हैं कि क्या सर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, क्या जो क्यू फैक्टर जो है वो IL की फॉर्म में ही निकाला जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। आपका जो है, मैं यहाँ पे जो है कैपेसिटर के फॉर्म में भी अगर आप निकालना चाहें तब भी जो है आप आपका क्यू फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर आपका पैरेलल रेजोनेंस है तो वो हो जाएगा IC/I। I यहाँ पे क्या है, करंट एट रेजोनेंस है, ठीक है। अगर बात करें सीरीज रेजोनेंस के केस में, तो सीरीज रेजोनेंस के केस में हो जाएगा VC/V, वोल्टेज एट रेजोनेंस, ठीक है। मैंने जो है एक केस में आपको निकाल के दिखा दिया है, L के केस में, C के केस में आप खुद भी निकालिए, थोड़ा सा भी समझिए, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर का मतलब समझ में आ रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट अपॉन क्या, रजिस्टिव इफेक्ट, या कैपेसिटिव इफेक्ट अपॉन रजिस्टिव इफेक्ट, ठीक है। इस फैक्टर को क्या बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। ये आपकी जो है उस सर्किट की क्वालिटी के बारे में कमेंट करता है, ठीक है। चलिए, वहां पे जो है ये हल्का हल्का जो है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, हम जो है हल्का सा जो है एक थोड़ा सा ग्राफ बनाएंगे, और जैसा हमने उस केस में बनाया था इस केस में हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो आप चाहें आप ग्राफ Z वर्सेस ओमेगा बना सकते हैं, आप जो है Y वर्सेस ओमेगा बना सकते हैं, आप जो है I वर्सेस ओमेगा बना सकते हैं, ठीक है। आपकी जैसी इच्छा बनाने की है, ठीक है। तो चलिए, मैं जो सबसे पहला जो ग्राफ बना रहा हूँ,
मैं वो ग्राफ बना रहा हूँ ओमेगा का जेड के साथ, ठीक है। तो जैसे जैसे जो है आपकी ओमेगा की वैल्यू बढ़ती जाती है तो आपका जेड क्या हो जाता है, जेड आपका जो है मिनिमम कहाँ पे होगा, ये आपका होगा ओमेगा नॉट पे। ओमेगा नॉट बोले तो आपकी किस पे, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम बात करें रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी पे, तो यहाँ पे जो है सर्किट आपका क्या होगा, यहाँ पे सर्किट जो है आपका इंडक्टिव होगा। ये आपको जो है क्या करा है, लिखवाया भी है, अच्छे तरीके से समझाया भी है। कैसे समझाया था, दोबारा से यहाँ पे समझ लीजिए, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल, ठीक है। अगर ओमेगा नॉट से कम है ये जीरो होगा, इस केस में इससे कम होगा तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपका इंडक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो यहाँ पे जो है आपका कैसा हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका एक कैपेसिटिव नेचर का हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप जो है स्पेलिंग गलत लिखते हैं, तो चलिए यार कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो ठीक है ये लिख दिया है कैपेसिटिव, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ पे आप जो है 2 पॉइंट जो है आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जहाँ पे जो है आपकी जेड की वैल्यू जो है Z√2 हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गई है आपकी लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, इसे आप बोलते हैं ओमेगा एल। ये हो गई आपकी हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, इसे आपने बोल दिया है ओमेगा एच। और इन दोनों के जो बीच का जो आता है वही आपकी डेल्टा ओमेगा या बैंडविड्थ होती है, ठीक है। बैंडविड्थ किसे बोलते हैं, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बीच के डिफरेंस को, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये हमने बनाई आपकी किसकी, इम्पीडेंस के फॉर्म में जो है हमने इसका हल्का सा ग्राफ बनाया। अब जो है इसका क्या करते हैं, इसका एडमिटेंस की फॉर्म में जो है इसका ग्राफ बनाते हैं। तो अगर आप देखें इसको एडमिटेंस की फॉर्म में, जब मैं जो है इसका ग्राफ बना रहा हूँ ओमेगा के साथ, तो क्या होता है, जहाँ पे आपका रेजोनेंस आता है आपके y की वैल्यू हो जाती है मैक्सिमम, ये आपका होता है ओमेगा नॉट फ्रिक्वेंसी पे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हो गई है आपकी y की वैल्यू हो गई है मैक्सिमम, ठीक है। और इससे जो है कितने पे जो आपकी बैंडविड्थ आती है वो आती है 0.707 y पे। ये वैल्यू आपकी 2 बार आएंगी, एक बार यहाँ पे आएगी, ये हो गई आपकी लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये हो गई आपकी हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, और इन दोनों के बीच का जो गैप हो गया है वो हो गई आपकी बैंडविड्थ, ठीक है। और पर्टिकुलर अगर हम बात करें आपके पैरेलल RLC सर्किट में तो वो आई है आपकी 1/RC, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही सिमिलर जो है आपका जैसा ग्राफ जो है आपका जेड का बना था, सिमिलरली वैसा ही आपका जो है आई का बन जाएगा, ठीक है। तरीके से जो है हमारा यहाँ पे पैरेलल रेजोनेंस का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फटाफट समझने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे फटाफट जो है कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो है मैंने लिख दिया है सीरीज रेजोनेंस, और यहाँ पे लिख दिया है मैंने पैरेलल रेजोनेंस, ठीक है। तो यहाँ से फटाफट जो है जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, अगर आपने जो है कुछ भी नहीं देखा है, लास्ट में अगर आप ये केवल समअप से ही देख रहे हैं तो आपके यहीं से जो है मैं बता रहा हूँ एग्जाम के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके यहीं पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। फटाफट जो है यहाँ पे हम दोनों पे कंपैरिजन कर लेते हैं। सीरीज रेजोनेंस में आपका हो जाता है जेड हो जाता है आपका आर प्योरली रजिस्टिव, और इसकी वैल्यू हो जाती है मिनिमम। पैरेलल रेजोनेंस में भी जेड हो जाता है आपका आर, और इसकी वैल्यू हो जाती है मैक्सिमम, ठीक है। इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्यों हो जाती है, क्योंकि इस केस में जो है 1/y होता है, और यदि बात करें y की तो y हो जाता है आपका मिनिमम, ठीक है। और यहाँ पे अगर y की बात करें तो y हो जाता है आपका मैक्सिमम, ठीक है। चलिए अब यहाँ से जो है में जो है I होती है आपकी मैक्सिमम, इसे बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट। यहाँ पे I की वैल्यू होती है मिनिमम, इसे बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट। तो सीरीज आपका हो जाता है वोल्टेज रेजोनेंस, पैरेलल को आप बोलते हैं करंट रेजोनेंस भी आप कहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इस केस में जो है आपका वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो क्या होता है, इक्वल होता है, बट क्या होता है, बट क्या होते हैं, ये आउट ऑफ फेज होते हैं।
कितने फेज होते हैं आउट ऑफ फेज, 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर जो है आप जो है इसे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखोगे तो आपका जो है VL हो जाता है VL एट एन एंगल 90 और VC हो जाता है एट एन एंगल -90, ठीक है। ऐसा आपने डायरेक्ट मैं यहाँ पे इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि जो है मैंने ये फेजर में देखा हुआ है, ठीक है। इस केस में जो है आपका वोल्टेज करंट अक्रॉस इंडक्टर और करंट अक्रॉस कैपेसिटर जो है सेम होती है, बट क्या होती है, बट आपकी जो है वो आउट ऑफ फेज होती है। आउट ऑफ फेज का मतलब यहाँ पे जो है आपने रेफरेंस की फॉर्म में लिखा था, आपकी जो है IC 90 डिग्री होती है और IL जो है एट एन एंगल -90 होता है, ठीक है। तो आप जो है इसको J ओमेगा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। J की फॉर्म में ये हो जाएगा JVL और ये हो जाएगा -JVC और इस केस में जो है ये हो जाएगा आपका JIC और ये हो जाएगा -JIL, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गई है हल्की हल्की हमारी काम की चीज़ें, ठीक है। चलिए, करंट मिनिमम होती है इस केस में करंट मिनिमम होती है पैरेलल में, सीरीज में होती है मैक्सिमम। इस तरीके से जो है हल्की हल्की चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा जो है इसकी जो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी थी उससे जो है क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसके बारे में भी जो है हल्का सा थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसके केस में जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी थी वो बनी थी S² RS/L प्लस 1/LC, ठीक है। इसके केस में बनी थी S² S RC प्लस 1/LC, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की, तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हमने देखा था वो दोनों के केस में ही जो है सेम आती थी, वो आपकी ω/n हो गई है 1/√LC, ठीक है। तो अगर आप बात करें इस केस में बैंडविड्थ की, तो बैंडविड्थ इस केस में आ रही है आपकी R/L और इस केस में जो है आपकी बैंडविड्थ आ रही है 1/RC, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो है एक और चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूं, ये जो टर्म होती है यही टर्म जो है आपकी 1/टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये जो टर्म होती है, अगर आपको पूछा जाए टाइम कांस्टेंट क्या होता है, तो टाइम कांस्टेंट जो है आपका 1/बैंडविड्थ होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखें आपका टाइम कांस्टेंट, तो अगर आपका सीरीज RLC सर्किट है तो उसका टाइम कांस्टेंट L/R होता है। अगर आपका पैरेलल RLC सर्किट है तो उसका टाइम कांस्टेंट RC हो जाता है, ठीक है। तो बैंडविड्थ का उल्टा होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ से ये चीज़ भी आपकी हो गई है। तो अगर हम बात करें आपकी जो है किसकी, Q फैक्टर की, जो आपका यहाँ पे दिया जाएगा VL/V और VC/V, ठीक है। वो आपका क्या आता था, Q फैक्टर जो आपका आता था वो आपका आता था 1/R√LC, ठीक है। इस केस में जो आपका Q फैक्टर आता था वो आता था R√C/L, ठीक है। तो अगर आप इसे यहाँ से Q फैक्टर निकालना चाहें आप, तो आप उसे निकाल सकते हैं। वो आपको बताया भी है IL/I और IC/I, ठीक है। इस तरीके से आप जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ अगर देख लेते हैं, ये है आपका सीरीज रेजोनेंस और ये है आपका पैरेलल रेजोनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक दो चीज़ें फटाफट से देख लेते हैं। इस केस में जो है आपका होता क्या था, ये R था, ये L था और ये आपका C था, ठीक है। कुछ इस तरीके से था, ये V आपने सोर्स वोल्टेज था, ठीक है, और ये आपका VR था, ये आपका VL था, ये आपका VC था, ठीक है। तो सीरीज रेजोनेंस के केस में आपका क्या होता था, आपका Z = हो जाता था R, ये चीज़ हो जाती थी, मतलब आपकी क्या, इस चीज़ हो जाती थी आपकी शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अगर बात करें पैरेलल रेजोनेंस में, तो पैरेलल रेजोनेंस में ये था आपका R, ये था आपका L, ये था आपका C, मतलब आपका जो है ये तीनों चीज़ें हो जाती थी 0, तो बोले ये हो जाती थी आपकी ओपन सर्किट, ठीक है। ऐसा होता है आपका किसके केस में, ये हो गया है आपका पैरेलल रेजोनेंस के केस में, ये हो गया है आपका सीरीज रेजोनेंस के केस में, ठीक है। और इस केस में आप पर्टिकुलर देखते थे, कई बार क्या होता था, VL और जो है VC जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है VR से ज़्यादा होता है, वो VR ही आपका VS हो जाता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ वोल्टेज।
ठीक है। और अगर बात करें इस केस में, तो इस केस में आपका करंट का और जो है किसका, करंट अक्रॉस इंडक्टर या करंट अक्रॉस कैपेसिटर जो है सेम होती है। अगर वो आपकी आई आर से ज़्यादा है, वही आई आर ही आपकी क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपका मैग्निफिकेशन क्या हुआ है, किसका मैग्निफिकेशन हुआ है, करंट का मैग्निफिकेशन हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस का दोनों का आपस में कंपैरिजन करा दिया है। अच्छे तरीके से जो है दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है ये सब चीज़ें बता दिया है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है हम जो है अपनी C2Q में करेंगे, जहाँ पे जो हम कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन में जो है वहाँ पे हम जो है अच्छे अच्छे इसके क्वेश्चन लेंगे और वहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई सर्किट दिया हुआ है सीरीज और पैरेलल वो दोनों में है और वो कहता है रेजोनेंस कर रहा है, तो आपको क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट उठा के 0 कर देना है और सीधा सीधा जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को जो है हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पर्टिकुलर हमें ये भी तो पता चले आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम थोड़ा सा फील मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ये जो है वीडियो जो है आपके किसी फ्रेंड के लिए यूजफुल है, तो आप जो है अपने फ्रेंड के साथ जो है हमारा ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अनपढ़ चैनल के साथ जुड़े रहिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते रहिए।